Good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Science for Genius. आज हम लोग क्लास 8th का एक चैप्टर की स्टडी करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये एनसीईआरटी से एक चैप्टर है जो कि आपकी जो उसकी रेफरेंस बुक्स हैं उन सब में भी आपको क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप मैनेजमेंट के नाम से मिलेगा। आइए हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर की स्टडी का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ डिफिनीशंस देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर में इसकी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वर्ड आता है, जैसे यहाँ से फर्स्ट वर्ड आपका आया क्रॉप। तो देखिए इस चैप्टर के नाम से पहले हम जरा देख लेते हैं कि क्रॉप, तो क्रॉप की डिफिनीशन है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि जैसे हम कोई भी चीज़ लगाते हैं, जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन होता है, कोई मशीन होती है तो उसमें प्रोडक्शन होता है। वैसे ही जहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग क्रॉप लगाएंगे तो प्रोडक्शन होगा, तो उसके प्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। फिर आता है मैनेजमेंट। देखिए किसी भी काम को करने के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वैसे ही क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट वर्ड है क्रॉप। क्रॉप क्या है? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के प्लांट, सेम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। सेकेंड वर्ड आता है क्रॉप से ही रिलेटेड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक तरह का साइंस है। एग्रीकल्चर में हम लोग स्टडी करते हैं द साइंस दैट डील्स विद द ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर में दो चीजें आती हैं, एक तो आपका आता है ग्रोइंग क्रॉप्स। यहां पर आपका क्या आया? एक ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स की ग्रो करना, एंड रेयरिंग एनिमल्स, और एनिमल्स की रेयरिंग। इन दोनों को एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं हम लोग फॉर ह्यूमन यूज, ह्यूमन के यूज के लिए। थर्ड वन इज द हॉर्टिकल्चर। देखिए हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड द डेकोरेटिव प्लांट्स। उसके बाद आपका आता है फूड ग्रेन्स। Food grains are the tall grasses. Food grains are the tall grasses which are the cultivated for their nutritious seeds called food grains. देखिए सीरियल्स आर द टाल ग्रासेस। ये जो सीरियल्स हैं ये कैसी हैं? आपने ग्रास देखा होगा, ग्रास बहुत छोटी छोटी होती हैं या अर्थ पे ही ऐसी फैली हुई होती हैं, लेकिन जो सीरियल्स हैं वो क्या हैं? ये टाल ग्रासेस है, लंबी ग्रास। जैसे आपने व्हीट का प्लांट देखा होगा, पैडी का प्लांट देखा होगा और कोरिएंडर का प्लांट देखा होगा। ये सब क्या है? ये सब एक तरह की ग्रास हैं और कैसी हैं? टाल हैं, लंबी हैं। तो इसीलिए सीरियल्स को टाल ग्रासेस बोलते हैं। और जहां से हमें फूड ग्रेन्स मिलता है, और कैसा फूड ग्रेन्स? जो न्यूट्रिटियस होता है, जिसमें न्यूट्रिशन होता है, जिसको हम लोग अपने फूड में यूज करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देखिए क्रॉप्स में आपकी बुक्स में केवल टू टाइप के क्रॉप्स गिवन होंगे, खरीफ या जायद। जो एनसीईआरटी की बुक में क्रॉप्स गिवन है वो दिया है खरीफ एंड रबी, खरीफ और रबी की क्रॉप। लेकिन एक टाइप की क्रॉप्स जायद होती हैं जो पढ़ाई नहीं जाती है, जनरली बुक में नहीं होती, बट ये टाइप होती है क्रॉप की। आइए हम लोग क्रॉप के टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो आपका है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप की स्टार्टिंग होती है जून या जुलाई के महीने से। जून या जुलाई के महीने में इसको लगाया जाता है। शोन माने होता है लगाना। जब हम इसकी प्लांटिंग करते हैं या तो इसका सीड लगाते हैं या इसके छोटे प्लांट्स लगाते हैं, तो जून या जुलाई में इसकी क्रॉपिंग की जाती है। दैट मीन्स सोन किया जाता है। और इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम होता है सितंबर से अक्टूबर के महीने में। दैट मीन्स अगर हम इसको खरीफ को बोलें तो इसको हम रेनी क्रॉप भी बोल सकते हैं। अगर हम खरीफ की क्रॉप को बोलें तो इसको हम रेनी क्रॉप भी बोल सकते हैं, रेनी क्रॉप। दैट मीन्स इंडिया में जो रेन का टाइम स्टार्ट होता है वो जून से जुलाई के महीने में स्टार्ट होता है और फिनिश होता है सितंबर से अक्टूबर के महीने में। तो इसको हम रेनी क्रॉप बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे आपका मेज है, मक्का, पैडी जिसको आप धान बोलते हैं, कॉटन है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फिर देखते हैं रबी क्रॉप। देखिए रबी का जो क्रॉप है, रबी की क्रॉप लगाई जाती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में
इसको जो शोन किया जाता है। हार्वेस्टिंग टाइम होता है मार्च टू अप्रैल। देखिए ये हम लोगों के विंटर का टाइम होता है। तो अगर हम इसको बोलना चाहें इंडिया के अकॉर्डिंग तो हम इसको कह सकते हैं विंटर क्रॉप। इसको अगर हम चाहें तो बोल सकते हैं विंटर क्रॉप। और विंटर क्रॉप या रबी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या होगा? व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन इज द जो आपकी जैद की क्रॉप है। ये जो क्रॉप होती है ये रबी की क्रॉप और खरीफ के क्रॉप के बीच का टाइम होता है, ध्यान रखेंगे। देखिए मार्च अप्रैल में फिनिश हुआ, यहां पे कब स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल से मई, अप्रैल से मई के बीच में स्टार्ट हुआ। ये फिर कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है जून या जुलाई में, तब तक ये जून में फिनिश हो जाती है। तो दैट मीन्स ये जो क्रॉप होती है ये आपकी आती है बिटवीन, इसका जो टाइम आपका आता है वो टाइम आता है बिटवीन खरीफ एंड रबी। रबी और खरीफ के बीच का टाइम होता है। ध्यान रखें रबी और खरीफ के बीच नहीं बोलेंगे, रबी और खरीफ के बीच नहीं, खरीफ और रबी के बीच का जो टाइम होता है वो जायद की क्रॉप का होता है। जितने हम लोग गर्मियों में फ्रूट्स खाते हैं, जिसको ये खाते हैं कि इसको खाने से लू नहीं लगता है, इसमें पानी ज़्यादा होता है, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती, वो सारे फ्रूट्स आपके जो होते हैं वो जायद की क्रॉप में आते हैं। वाटरमेलन, मुस्कमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन्स, खीरा, ककड़ी, जितने बॉटल गार्ड और ये सब जितनी आपके क्रॉप्स आती हैं वो सारी जो क्रॉप्स होती हैं वो जायद के क्रॉप्स में रखी जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो आपका है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आइए देखें स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्रॉप की स्टडी कर ली। अब हम लोग स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? देखिए अगर हम लोग कोई किसी की क्रॉप लगाते हैं, मतलब क्रॉप लगाने से लेकर के और हार्वेस्टिंग प्रोसेस के बीच में कई सारी स्टेप्स आती हैं, कई सारी प्रोसेस आती हैं, उन्हीं की स्टडी हम जिस पॉइंट में करते हैं उसी को बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम लोग वन बाय वन करते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट वर्क जो होता है ये होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। देखिए जब आप एग्जाम में आप इसको लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिख के आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 मेन ये होती हैं, और ये स्टोरेज तो हम लोग अपना स्टोर करके रखते हैं ग्रेन्स को, बट ये है सॉइल प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल से लेकर के हार्वेस्टिंग तक मेन जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो यही है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो 6 टाइप की हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। देखिए सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे ही तो हम लोग सीड नहीं डाल देंगे, जहां मन करे वहीं डाल दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सॉइल की प्लाविंग करते हैं, टर्निंग करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कल्टीवेटर, चाहे ट्रैक्टर वाला कल्टीवेटर हो या बैल वाला कल्टीवेटर हो, उससे क्या करते हैं पहले बीच में नाली जैसे बनाता जाता है। तो जब नाली जैसे बनता है तो सॉइल क्या होती है, नीचे की सॉइल ऊपर, ऊपर की नीचे, इसी को बोलते हैं लूजनिंग ऑफ द सॉइल या टर्निंग ऑफ द सॉइल। तो ये काम करते हैं लूजनिंग ऑफ द सॉइल या टर्निंग ऑफ द सॉइल। जरूरत होती है तो पहले उसमें पानी लगा देते हैं, पानी भर देते हैं, दैट मीन इरिगेशन करने के बाद फिर सॉइल की प्लाविंग करते हैं, जिससे सॉइल जो है वो लूज हो जाए और सॉइल टर्न हो जाए, नीचे की ऊपर आ जाए, ऊपर की नीचे चली जाए। तो ये प्रिपरेशन होती है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है सीड सिलेक्शन एंड सोविंग। देखिए हम जब भी कोई सीड लगाते हैं हेल्दी सीड होना चाहिए, हेल्दी सीड होना चाहिए, और सीड की क्वालिटी जो है वो गुड क्वालिटी का सीड होना चाहिए, और सीड ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी टाइप का कोई डिजीज ना लगी हो। आपने देखा होगा जैसे व्हीट होता है, व्हीट में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं जो व्हीट के अंदर घुस करके उसके अंदर बैठे रहते हैं और खा जाते हैं। तो अब पता नहीं लगता, ऊपर से देखने में लगता है कि सीड ठीक है। तो अब हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे हम सीड का सिलेक्शन करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सीड को लेते हैं और कोई पंखा लगा के या एयर का कोई ऐसा कुछ करके एग्जॉस्ट लगा के कर देते हैं कि उसमें जो डस्ट पार्टिकल है या जो उसमें एक्स्ट्रा का पार्टिकल है वो उड़ के दूर चला जाए, और उसके बाद जो हैवी ग्रेन्स है वो नीचे आ जाए। ठीक, अब जो हमारा हैवी ग्रेन्स नीचे मिला इसको हम क्या करते हैं, किसी बड़े बकेट में या ड्रम में पानी में भिगो देते हैं। जब इसमें भिगोते हैं तो ऊपर जिसमें कीड़े होंगे
वो जो होता है ऊपर आ जाता है और उसको हम छान लेते हैं, हटा देते हैं उससे, और जो सीड नीचे सेटल हो जाता है उन्हीं सीड को निकाल करके हम सोविंग के पर्पस में यूज करते हैं। और ये जो हमने प्रोसेस यूज की, पहले फैन से हटाया और उसके बाद पानी में भिगो करके निकाला, इसी को बोलते हैं सीड सिलेक्शन प्रोसेस। ये सीड सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद हमने क्या किया, सीड को खेत में लगा दिया, फील्ड में लगा दिया। अब हम लोगों की बारी आती है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए, जब हमने सीड लगाया तो कुछ आपने देखा होगा कि मैन्योर जो होती है या फर्टिलाइजर सीड लगाने के टाइम पे लगाया जाता है, कुछ होता है जब छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं तब लगाया जाता है। तो ये जो एडिंग ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर है, ये 3-4 बार की स्टेप होती है। जैसे सीड लगाते समय लगाते हैं, जब प्लांट छोटे छोटे हो जाते हैं तो फिर एक बार जिन फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो लगाते हैं, फिर उसके बाद एक बार इरिगेशन करते हैं, फिर से अगर ज़रूरत होती है तो फिर से लगाते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब देखिए ज़रा, ये जो मैन्योर है, मैन्योर तो ऐसा होता है जो प्लाविंग के पहले ऐड करते हैं। दैट मीन्स ये है कि जब हम खेत की जुताई कर रहे होते हैं उससे पहले मैन्योर को हम लोग ऐड करते हैं। और फर्टिलाइजर को हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। फर्टिलाइजर क्या है, आपने देखा होगा जैसे यूरिया है, डाई पोटास है, जिंक है, इस तरह के जो मिनरल्स हैं या जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आते हैं उनको हम लोग फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। और ये मेन्योर कैसे हैं, जैसे ग्रीन मेन्योर है, काऊ डंक और लीव्स, फूड पील, वेजिटेबल पील्स को मिला करके मिक्स करके एक कंपोस्ट में रख करके जो बनाया गया वो होता है आपका मेन्योर। तो ये प्रोसेस हो गई। उसके बाद आपका इरिगेशन, सिंचाई की प्रोसेस हो गई। फिर उसके बाद प्रोसेस आती है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। वीड से प्रोटेक्शन, देखिए जैसे ये बड़ा होता है इसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं या इसमें कोई बीमारी लग जाती है, तो इन सब के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड प्रोसेस का यूज करते हैं। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स कई तरह से आएगा, जैसे आपका आया इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। मान लीजिए इंसेक्ट लग गया तो इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे। अगर कोई पेस्ट लग गया, पेस्ट का मतलब होता है ऐसे कीड़े जो दिखते नहीं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। बीडीसाइड, अच्छा बीड बोलते हैं, जैसे मान लीजिए व्हीट का प्लांट है, गेहूं का प्लांट लगा है, व्हीट के प्लांट जैसा ही एक प्लांट और उसके साथ उग जाता है, ग्रो हो जाता है, उसको बोलते हैं वीड्स। और उसको रिमूव करने के लिए जिस केमिकल का यूज करते हैं उसको वीडीसाइड्स बोलते हैं। अच्छा, वीड्स जो होता है इसको नेचुरल प्रोसेस से भी रिमूव किया जा सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए व्हीट का क्रॉप है, व्हीट के क्रॉप में एक वीड होता है जई, वो प्लांट की तरह ही उगता है, व्हीट के प्लांट की तरह ही होता है। उसको क्या करते हैं, जब तक उसमें फ्लावरिंग हो, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो, उससे पहले उसको निकाल लेते हैं। जब हम ऐसे किसी खेत में से बार बार निकालेंगे तो फाइनली उसमें जई निकलनी बंद हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस। फिर आपका आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है इसमें आपका यूज होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग और पहले को प्लांट को काटते हैं, कटिंग यूज होगा, उसके बाद थ्रेशिंग यूज होगा, यहाँ पर हमें ग्रेन मिल जाता है। अब हमारी प्रोसेस आती है स्टोरेज की। ये इस प्रोसेस में नहीं आती, एक अलग से प्रोसेस है। फाइनल प्रोसेस क्या होता है हमारा, स्टोर करने का प्रोसेस आता है। तो आई होप कि आपको ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलिए एक एक करके इसको समझते चलते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, सीड सिलेक्शन क्या है। हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देख लिया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो फर्स्ट स्टेप आपका था प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, वो बताया था, उसमें कोई खास पॉइंट नहीं है, उसमें बस केवल वही लूजनिंग ऑफ द सॉइल था। सेकंड आपका जो प्रोसेस होता है वो होता है सोइंग ऑफ द सीड एंड द सेलेक्टिंग ऑफ द सीड, वो प्रोसेस भी हमने आपको बताया था। थर्ड वन प्रोसेस आपका होता है एडिंग ऑफ द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर्स। तो हम एडिंग ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनीशन देखते हैं कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। अगर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की डिफिनीशन है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड द मैन्योर आर फर्टिलाइजर्स। इसको मैन्योर भी बोलते हैं और फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर्स एंड द फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में देखिए, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर, तो फर्टिलाइजर्स है इट इज एन द ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। और मैन्योर क्या होता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो मिलते हैं ऑब्टेन्ड बाय द काऊ डंक, ह्यूमन वेस्ट। अब ह्यूमन वेस्ट में क्या आपका आएगा,
ह्यूमन वेस्ट में आपका आएगा जैसे वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, और घर के जो और ढेर सारे डस्ट वगैरह होते हैं, हम लोग छप्पर बनाते हैं उससे जो निकलता है वो सब। और आपका आता है प्लांट रेसिड्यू, प्लांट से जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है लाइक द लीव्स, स्मॉल ब्रांचेस, थिन ब्रांचेज, ये सब आपका आता है, उससे ये मैन्योर का फॉर्मेशन होता है। प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में प्रिपेयर्ड होता है, एंड मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल को ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता। अब ह्यूमस क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो मैन्योर फर्टिलाइजर्स होता है वो स्मॉल अमाउंट में डालते हैं और वो प्लांट में डिजॉल्व हो जाता है, मतलब प्लांट डिजॉल्व कर लेता है, सॉइल में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन हम लोग जब देसी खाद डालते हैं, मतलब जिसको मैन्योर बोलते हैं, वो या तो इन सब चीज़ों से मिल करके बनी होती है तो ज़्यादा अमाउंट में होती, जब हम डालते हैं तो वहाँ पे ह्यूमस बनाती है और बाद में वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ अ वेरी रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होता है बहुत रिच होता है इसके लिए। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। देखिए जो प्लांट के लिए तीन मेन बेसिक जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम। इसमें भी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, उससे कम फास्फोरस और उससे कम पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ द लेस रिच इन द प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, ये जो आपका मेन्योर होता है ये लेस न्यूट्रिएंट होता है इन कंपैरिजन टू द फर्टिलाइजर्स। देखिए अब अगर हम बात करें कि फर्टिलाइजर्स और मेन्योर्स में से वेस्ट क्या है, हमें क्या यूज करना चाहिए, तो देखिए जो ये आपका मेन्योर है, मेन्योर वेस्ट है इन कंपैरिजन टू द फर्टिलाइजर। अब मेन्योर करता क्या है, मेन्योर क्या करता है, जो प्लांट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो मेन्योर इंक्रीज कर देता है, ये एडवांटेज होता है मेन्योर का। उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट आता है, इट मेक सॉइल पोरस, ये सॉइल को पोरस बनाता है, एयरी बनाता है, मतलब जिससे एयर उसकी रूट तक जा सके, जिससे प्लांट का बेस्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब बेटर डेवलपमेंट होता है इन कंपैरिजन टू द फर्टिलाइजर्स। थर्ड पॉइंट आपका जो होता है, ये जो मैन्योर होते हैं इसमें माइक्रोब्स होते हैं, स्मॉल माइक्रोब्स होते हैं जैसे, और अर्थवार्म भी इसमें खूब अमाउंट में पाया जाता है। अर्थवार्म को बोलते हैं फ्रेंड ऑफ द फार्मर। तो मैन्योर में अर्थवार्म होगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और एक पॉइंट और आपका आता है, इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल के टेक्सचर को चेंज कर देते हैं। टेक्सचर बोलते हैं उसके पार्टिकल्स को, सॉइल के पार्टिकल्स को हम लोग टेक्सचर बोलते हैं। तो जो सॉइल का पार्टिकल होता है टेक्सचर ऑफ द सॉइल को इम्प्रूव कर देता है, मतलब उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। इसीलिए मेन्योर भले ही लेस न्यूट्रिटिव होता है, लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है, बट ये बेनिफिशियल होता है प्लांट द अर्थ फॉर द प्लांट। एक चीज़ और, फर्टिलाइजर्स का लॉस क्या है, अगर ज़्यादा अमाउंट में हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो जो हमारी लैंड है वो बैरन हो जाती है। बैरन का मतलब होता है बंजर हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में उसमें फूड उस अमाउंट में, प्रोडक्शन उस अमाउंट में नहीं हो पाता जैसे प्रोडक्शन पहले होता था। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द, आइए हम लोग देखते हैं इरिगेशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इरिगेशन के सोर्सेस देखते हैं। इरिगेशन के जो सोर्सेस हैं, द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर द, जैसे आपने देखा होगा वेल से लोग सिंचाई करते हैं, पॉन्ड से करते हैं, ट्यूबवेल से करते हैं, लेक से, रिवर से, डैम से, कैनाल से, इन सब चीज़ों से इरिगेशन लोग करते हैं। अच्छा फिर बात आती है कि इरिगेशन क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द इरिगेशन, तो इरिगेशन द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अ डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड द इरिगेशन। थोड़े थोड़े टाइम पर जब हम लोग प्लांट को वाटर देते हैं तो उसको इरिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मेथड्स ऑफ द इरिगेशन। अगर इरिगेशन के मेथड्स देखें तो टू टाइप के मेथड्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने टाइम में यूज होता था, और जो अब नया मेथड यूज होता है उसको मॉडर्न मेथड बोलते हैं। तो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है उसमें आपका आता है जैसे मोट है, चैन पंप है, ढेकुली है और रहत है, ये चार तरह के जो हैं इसमें यूज आपका होता है। अब जो आपका मोट है, मोट में पुल्ली का यूज होता है। फिर आपके चैन पंप आता है, ढेकुली आती है और राहत में लीवर सिस्टम का यूज होता है। जो अब अप्लाई होता है वो आपका मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें स्प्रिंकल सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है। स्प्रिंकल सिस्टम का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर सैंडी एरिया होती है। स्प्रिंकल सिस्टम का जो मेन बेस्ट यूज है वो है आपका सैंडी एरिया में,
इट स्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, इसमें एक नोजल लगा होता है जो घूमता रहता है, एक बार इन दोनों डायरेक्शन में वाटर देता है, फिर इन दोनों डायरेक्शन देता है, फिर ऐसे देता है। तो उसमें से जैसे हम लोग सिरिंज में पानी भर के पिचकारी जैसी मारते हैं, वैसे ही इसमें से पानी निकलता रहता है और थोड़ी दूर पे जाके गिरता है, तो इसमें वाटर लॉस कम होता है। जो मॉडर्न मेथड्स हैं इसमें कम वाटर में ज़्यादा दूर तक प्लांट्स को वाटर दिया जा सकता है। फिर आपका आता है ड्रिप सिस्टम। ये जो ड्रिप सिस्टम है वहाँ पर के लिए बेस्ट है जहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में वाटर मिलता है, कम अमाउंट में वाटर होता है। इट इज़ द बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज़ द वेरी पुअर। जहाँ पर कम वाटर की सप्लाई होती है वहाँ पर ड्रिप सिस्टम जो है बेस्ट इरिगेशन के फॉर्मेट में यूज होता है। आइए हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में वो है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। देखिए वीड्स को हमने अभी आपको बताया कि वीड्स वो अनवांटेड प्लांट है, तो इसमें डिफिनीशन लिखी है अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली along with the crop are called the weeds. नेक्स्ट वन इज द रिमूवल ऑफ द वीड्स आर कॉल्ड द वीडिंग। ये डिफिनीशंस है जो आप डिफिनीशन ये एग्जाम में आपके पूछी जाती है ऐसे डायरेक्ट ही, या जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द वीडिंग या डिफाइन द ब्रीडिंग, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय द केमिकल्स कॉल्ड द वीडीसाइड। उसी केमिकल को वीडीसाइड बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है 2,4-D। नेक्स्ट वन इज द, ये तो आपका था प्रोटेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आपका है हार्वेस्टिंग। देखिए हार्वेस्टिंग में द कटिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। ये एक प्रोसेस हो गई हार्वेस्टिंग। इसी हार्वेस्टिंग में जो अगली स्टेप होती है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है कि जब हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, प्लांट को ज़मीन से काट के हटा लिया जाता है, उसके बाद उसको थ्रेसर मशीन से ग्रेन्स को अलग करते हैं, स्ट्रा को अलग करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। ये प्रोसेस आपकी होती है थ्रेसिंग। और इसमें कभी कभी न्यू टाइप की जो मशीन आती हैं उसको हम कंबाइन भी बोलते हैं, उसको कंबाइन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस हो गई। उसके बाद आपकी प्रोसेस आती है एक विनोइंग। विनोइंग की प्रोसेस में क्या होता है कि जो व्हीट होता है उसमें स्ट्रा मिला हुआ होता है, मतलब भूसा मिला हुआ होता है, अनवांटेड थिंग्स मिली होती हैं। हमारा जो व्हीट पार्टिकल है या हमारा जो ग्रेन्स का पार्टिकल है और उससे जो स्ट्रा का पार्टिकल है, उन दोनों को अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। तो ये आपका हो गया हार्वेस्टिंग। उसके बाद आपका आता है स्टोरेज। देखिए स्टोरेज के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे घरों में हम लोग देखते हैं लोहे की टंकियों में भर के रख लेते हैं, जूट वाले बोरे में भर के रख लेते हैं, ये तो घरेलू स्टोरेज हो गया, इसको बोल सकते हैं डोमेस्टिक स्टोरेज। बट अगर हम इसकी लार्ज स्केल की बात करें तो इसको जो स्टोर करके रखते हैं उसको रिस्टोर करके रखते हैं सिलोस या ग्रेनरीज में। सिलोस या ग्रेनरीज में स्टोर करके रखते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।